हाँ, जरूर ना। बहुत समय हो गया है, सुबह दोपहर से अपन लोग बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके गांव के जितने भी किसान भाई, शेतकारी भाई यहाँ आए, उन सबका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। शेतकारी नहीं तो कुछ नहीं, शेतकारी नहीं तो गांव नहीं, कस्बा नहीं, शहर नहीं, देश नहीं। शेतकारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इस देश की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और आज देश जो करना चाह रहा है उसके अंदर देश के, चाहे आप शेतकारी बोलो, चाहे किसान बोलो, चाहे रायतू बोलो, जो दिन भर मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करके इस देश की इंडस्ट्री को बड़े स्तर के ऊपर, देश की जो इंडस्ट्री है वो शेतकारियों की वजह से चल रही है। मुझे नहीं लगता कि सर्विस सेक्टर जिसमें सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा तकरीबन 70% इस देश की जो जीडीपी है ना, वो शेतकारियों की वजह से ही चल रही है। तो मैं एक बार फिर मेरे सारे किसान भाई सबको मैं मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम कर रहा हूं। मैं बहुत सारे शेतकारियों के साथ पूरे देश में काम करता हूं, बड़े स्तर पे। तकरीबन 10 से 15 हजार किसानों को मैं हर वर्ष मिलता हूं अकेला, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसान नई तकनीक, नवाचार, कृषि के अंदर विज्ञान का क्या महत्व है और दुनिया भर के अंदर जो नए तकनीक और टेक्नोलॉजीज आ रही है वो हमारे देश के किसानों को कैसे मिले। क्योंकि बिना तकनीक के हम खेती को कर तो सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी चल पाएगी, हम निर्यात नहीं कर पाएंगे, हम उन देश के किसानों के साथ में टक्कर नहीं ले पाएंगे। अगर हमें टक्कर लेनी, हमारा किसान उनसे ज्यादा मेहनती है लेकिन हमारे पास तकनीक का अभाव है, तो हमारे देश के अंदर नई तकनीक आए, किसान जो अभी उत्पादन कर रहे हैं उसे एक ज्यादा उत्पादन कैसे करें। तो उसके लिए मैं बहुत सारे मसालों के किसान, हमारे राजस्थान में बहुत मसाला होता है, तो बहुत सारे मसाला किसानों के साथ काम करता हूं। इसके साथ साथ पिछले 25 सालों से मैं कपास के अंदर देश में सब लोगों के साथ झगड़ता रहता हूं। आप लोग यहां लड़ते हो, मैं ऊपर लड़ता हूं, इतना ही फर्क है। लेकिन मैं मेरी लड़ाई के अंदर विज्ञान को अपने आगे रखता हूं, क्योंकि विज्ञान को कोई नहीं काट सकता, साइंस को कोई नहीं काट सकता। तो मैं सबसे पहले थोड़ी मैं बातें करूंगा आपके पास साथ में, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अपन बहुत लेट हो गए। लेकिन मैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोपहर से बैठे हैं, और क्योंकि मैं पूरे देश भर में काम करता हूं, लेकिन जो शेतकारी संगठन की जो शक्ति है, ये शक्ति किसी भी संगठन में किसानों के लिए देश में नहीं है। तो मैं एक बार चाहता हूं कि आप सब शेतकारी संगठन जिंदाबाद का उद्घोष करें। शेतकारी संगठन, शेतकारी संगठन, शेतकारी संगठन की जो, बिल्कुल, शेतकारी संगठन की जो नींव है वो रखने वाले हमारे सबके बहुत ही अजीज, मैं कुछ नाम अभी, क्योंकि मैं एकदम सब लोगों के नाम से ज्यादा फेमिलियर नहीं हूं, लेकिन जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जिनसे मैं बहुत मिला, और उनकी छवि ऐसी थी। शरद जोशी साहब की मैं बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली में उनसे काफी मिलता था, बहुत सारे समय पे मैं मेरी तरफ से उनको इनपुट भी देता था। आज शरद जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार अपन सब शरद जोशी साहब के अनुयायी है कि नहीं है? तो एक बार मैं चाहता हूं शरद जोशी साहब अमर रहे, ऐसा एक नारा और लगा देते हैं। अमर रहे,
अमर रहे, अमर रहे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में मुझे आज जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें डॉक्टर सीडी माई साहब आपके बीच में एक बार आए भी होंगे, यहाँ पे 3 बार आए। वो एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसको खेती का भी समझ है, जिसको मार्केट का भी समझ है, जिसको नेताओं को भी समझ है और जिसको ब्यूरोक्रेसी का भी समझ है। वो एक ऐसा ही वैज्ञानिक, मैं तो हजारों वैज्ञानिकों के साथ काम किया है और मैंने बहुत सारे डायरेक्टर जनरल हमारे आईसीआर के, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसके तकरीबन मैं 5-7 डायरेक्टर जनरल के साथ काम कर चुका हूं, महानिदेशक जो होते हैं। लेकिन डॉक्टर सीडी माई साहब महानिदेशक तो नहीं रहे, लेकिन वो भारत सरकार के अंदर एज ए सेक्रेटरी हमारे कृषि के अंदर जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं, जो अपॉइंटमेंट होते हैं, उसके चेयरमैन रहे। और महाराष्ट्र के वो एक ही आदमी थे जो कृषि भवन के अंदर विज्ञान को और किसानों को और ब्यूरोक्रेट एक ही आदमी से डरते थे कि डॉक्टर माई साहब आ गए ना तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो वो जो है कहेगा वो करना पड़ेगा। और माई साहब ने बहुत कोशिश की। हमारे जब वो चेयरमैन थे तब महाराष्ट्र से, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उन्होंने 5000 वैज्ञानिकों को नौकरी दी थी। ये भारत के इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी वैज्ञानिकों का अगर कोई सिलेक्शन किया वो डॉक्टर सीडी माई ने किया था। और उसमें उस टाइम डॉक्टर शरद पवार जी कृषि मंत्री थे। उस टाइम महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग निकल के आगे आए, बहुत सारे। महाराष्ट्र से नहीं, उन्होंने सबका सहयोग किया, लेकिन महाराष्ट्र से भी उस टाइम बहुत सारे हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो साथी लोग हैं। क्योंकि सरकार की व्यवस्था के अंदर आपका आदमी होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा आदमी नहीं है ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पे इतने भयंकर लोग बैठे हैं कि वो अपन को वहां की व्यवस्था के अंदर घुसने नहीं देंगे जब तक कि आपका आदमी वहां पे नहीं हो। जैसे अभी बोला गया कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रिप टेस्ट कर रहे हैं, तकरीबन सारे किसान HTBT लगा रहे हैं। अब ये ठीक नहीं है, पर किसानों को फायदा हो रहा है इसलिए वो लगा रहा है। क्योंकि बिना सरकारी कोई चीज के अप्रूवल के किसान लगा रहा है, वो ठीक तो नहीं है। लेकिन किसान को अगर आमदनी बढ़ रही है और वो तकनीक अगर कहीं से उसको मिल रही है तो वो आज किसान उसको लगा रहा है। इसके लिए सरकार पूर्णतः दोषी है कि जिस तकनीक का पूरा के पूरा असेसमेंट, जिसको हम ट्रायल बोलते हैं, वो 2009, 10, 11, 12 में हुआ। 9, 10, 11, 12 में इसका पूरा जो HT की बात कर रहे हैं उस समय हुआ है। 2013 के अंदर हमें लगा था कि भारत सरकार BT-HT का अनुमोदन देगी, लेकिन आज हम 2025 में हैं, फिर भी कहीं अनुमोदन मुझे दिख नहीं रहा है। अब तो ऐसे हो गया है कि किसान शक्ति ही अनुमोदन दिलाएगी, क्योंकि फिर उनके पास में कोई चारा ही नहीं बचेगा अनुमोदन देने के अलावा। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार को, राज्य सरकार को, आपके YouTube के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस चीज के लिए किसान दरकिनार कर रहा, जिसको किसान चाहता है, अगर आप नहीं देंगे तो जहां आप हैं वहां आप रहेंगे नहीं। तो आप किसान की बात सुने और जो नई तकनीक है उसका आप बायोसेफ्टी असेसमेंट जो आपको करना है वो करें। और अगर आपको लगता है कि ये तकनीक हमारे किसानों के लिए कारगर है, किसानों को सक्षम बनाएगी, किसानों का उत्पादन बढ़ाएगी, रस चूसक कीटों को कम करेगी, खरपतवार को खत्म करने में मदद करेगी, जो लेबर की समस्या है उसका समाधान करेगी, अगर इतने समाधान ये तकनीक कर रही है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार को इसका अनुमोदन जल्द से जल्द करना चाहिए। और मैं सहकारी संगठन के माध्यम से आप सबके बिहाफ पे मैं सरकार से ये आग्रह भी करूंगा। मैं एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश भर के अंदर इस तकनीक का कितने बड़े स्तर के ऊपर किसान लगा रहे हैं, इसका एक मैं असेसमेंट कर रहा हूं, मतलब ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने बड़े स्तर पे। तो मैं आपके पास आने से पहले तेलंगाना में था, उससे पहले आंध्र प्रदेश में था, हरियाणा, पंजाब और हनुमानगढ़, गंगानगर गया। अभी 4 दिन पहले मैं फलोदी, जोधपुर और हमारे सिरोही बेल्ट में जहाँ कपास होती है वहां पे गया। अभी आपके बीच में आज यहाँ हूँ और अगले 6-7 दिन तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि
अकोला और नागपुर, जितने ज्यादा जगह पे मैं जा सकूं और किसानों से मिल सकूं, ताकि मैं अच्छे से अच्छे जो डेटा है वो कलेक्ट करूं। सरकार के अंदर रिपोर्ट चलती है, सरकार के अंदर चिट्ठियां चलती है, अपन चाहे कितने भी ये स्ट्रिप टेस्ट कर लें, इससे सरकार की नींद नहीं खुलने वाली। तो हमें ये जो आपने आज असेसमेंट किया है, जैसे कुछ वीडियो बनाए, आप थोड़ा वीडियो डालें, और मैं भी मेरी रिपोर्ट के माध्यम से जब भी निकालूंगा उस टाइम मैं एक बार सरकार को ये जरूर एहसास कराऊंगा कि देश के अंदर बड़े स्तर के ऊपर जो काम हो रहा है उसके बारे में सरकार संज्ञान नहीं ले रही, और उसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये किसान के हित की बात है। मैं यहाँ किसी भी एक कंपनी या 2 कंपनी या 10 कंपनी की बात नहीं करना चाहता। आज हमारे पास में तकरीबन 11 HTBT कपास के, ये कपास हमारे पास है, 11 हाइब्रिड है, और 11 में से तकरीबन 9 हाइब्रिड के अंदर 4 जीन की तकनीक मौजूद है। अगर इससे भी सरकार की नींद नहीं खुलती तो भाई ये तो कुंभकर्ण वाला मसला हो गया। फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर तो कुछ भी करना फिर तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये किसान शेतकारी संगठना जो हमारे देश की प्रयोग नहीं कर सकती, वो एक छोटे से गांव में मंदिर के प्रांगण में स्ट्रिप टेस्ट कर रही है। मेरे को तो ये जानकर भी बहुत खुशी हो रही है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जो कृषि विज्ञान केंद्र आप लेके जाओ, कृषि विज्ञान केंद्र को बोलो कि मुझे बता कि इसके अंदर कौन सा जीन है, वो नहीं बता सकता। मैं कह रहा हूं नहीं बता, मुझे तो पता है। वो कहेगा 5 दिन बाद में आना, मैं वहां भेजूंगा, मैं ये भेजूंगा। और मिलन भाई अपनी टीम के साथ मिलके, पूरी आपकी यवतमाल की जो शेतकारी संगठन है वो मिलके देखो कैसे, कितना ऐसा तो वैज्ञानिक नहीं कर सकते। अगर ये भी नहीं देख रही है सरकार तो क्या देखेगी, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये करना, फ्लास्क को रखना, स्पैचुला को चलाना, सीड को काटना, अलग अलग सीड के अलग अलग वाइल्स भरना, और ये बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है ये। यही खेती में विज्ञान है, यही खेती में विज्ञान है। तो आप जो शेतकारी संगठन शरद जोशी जी ने जो सपना देखा उसको आप सार्थक कर रहे। मुझे याद है 2003 के अंदर शरद जोशी जी हमेशा चाहते थे कि किसानों के जो प्रोड्यूस है, चाहे कपास हो चाहे सोयाबीन हो, उसका भी फ्यूचर मार्केट होना चाहिए। वो क्यों चाहते थे? वो चाहते थे इससे किसानों को भाव के बारे में पहले से पता, हाँ, किसानों को पहले से पता चल जाए कि भाई जो बिचौलिया क्या गेम खेल रहा है, और किसान जागरूक हो जाए। अब उसमें हमें कुछ दिक्कतें भी आई है, बट उनकी जो सोच थी, मेरे को याद है जब मैं पहली बार उनकी कोठी पे गया था, तो उनकी कोठी के ऊपर है ना ऐसे एक डिस्प्ले बोर्ड आया था। जैसे अपन गाड़ी लेके निकलते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड अगर 50, 60, 70 किलोमीटर बड़े हाईवे पे जाएंगे ना, तो आता है कि आपने स्पीड बढ़ गई है। तो शरद जोशी के बंगलों के बाहर में एक डिजिटल स्ट्रिप आती थी जिसपे MCX के भाव चलते थे। मेरे को आज वो दिख रहा है सीन। वो ये चाहते थे कि हर किसान के पास में भाव की जानकारी बेचने से पहले पहुंचे, और भाव की जानकारी उस दिन की नहीं, आने वाले 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर फ्यूचर मार्केट क्या सोच रहा है, इसकी जानकारी भी किसानों को पहुंचे। अब उनको भी पता था कि किसान अपना माल घर में नहीं रख सकता, उसके पास स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनको यह पता था कि हर गांव के अंदर 1-2 आदमी तो ऐसे संभले होंगे जो ऐसा स्टोरेज वगैरह बना सकते। तो ये उनकी बहुत दूरदर्शिता थी कि भाई आज MCX ही हमें लूट रहा है। MCX जो सपना उन्होंने देखा वो सार्थक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम बिचौलियों के चक्कर में आ गए, आज हम उसका बेनिफिट नहीं लेके पा रहे। आज मुझे लगता है शरद जी होते तो ये जो चीज है ना प्रधानमंत्री के पास लेके जाते। तो मिलन भाई, आपके जो आमदार, खासदार, MP, MLA जो है, इसकी एक चिट्ठी उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भिजवाओ, और उसमें एक अच्छा सा नोट बनाओ। मैं आपकी मदद करूंगा। और प्रधानमंत्री जी कार्यालय में जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक आप इसको मीडिया के अंदर रिलीज नहीं करोगे, उनको पहले भेजो, 6, 7, 10 दिन का इंतजार करो,
और फिर आप मीडिया के माध्यम से उन तक ये अपनी बात पहुंचाओ। क्योंकि जब बड़े, और ये मीडिया लोकल मीडिया से नहीं होगा, इसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। ये जो तामझाम है वो अपन को दिल्ली में पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करना है। ये जब अपन वहां करेंगे ना, ये जो आपने टेस्ट किया, ये आईसीआर नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। अगर आईसीआर कर सकता है तो समय बहुत लेगा, वो आपके सामने नहीं करेगा। वो हमें, ये जो आपने टेस्ट किया है, मुझे लगता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम करते हैं, और जितने भी अपने महाराष्ट्र के सांसद हैं, जो महाराष्ट्र से दिल्ली में है, जब पार्लियामेंट चल रही हो, और उस टाइम मैं ये आपको बोलता हूं कि मैं सारे मीडिया को बुलाऊंगा। जब अजीत भाई आते थे आपके साथ, मैं अजीत नड्डे साहब के साथ भी बड़े अच्छे से वो पत्रकारों से मिलते थे, और वो पेपर सकाल को कोई दिल्ली में नहीं पढ़ता, वहां इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये लोग उनको पढ़ते हैं। और उनको पढ़ने के बाद, ये सब इंग्लिश में है, लेकिन वो जो लोग हमारे लिए जो पॉलिसी के डिसीजन लेते हैं, वो वही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मिलन भाई, मैं आपसे, आप सब लोगों के माध्यम से, विलास भाई, आपके ललित भाई बाबू को भी बुला सकते हैं, और आप सब आओ, और जितने ज्यादा एमपीज को बुलाओ, और ये टेस्ट करो। और इतने मत लाओ, 2 सैंपल लेकर आप ये करो, और ये उनको बताओ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं 1-2 बातें और छोटी छोटी आपको करना चाह रहा हूं। 2006 से हम कपास में नई तकनीक के लिए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, 2006 से। आज तकरीबन 2006 से 19 साल हो गए, 2025 तो खत्म ही होने वाला, 20 ही समझो आप समझो 20 सालों से कपास में कोई तकनीक आगे नहीं आ रही। इस साल सरकार ने कपास के आयात के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है 11%, वो भी सरकार ने हटा दी, और किसानों को कपास के अंदर अलग अलग तरह के जो कीड़े हैं, चाहे गुलाबी सुंडी हो, चाहे व्हाइट फ्लाई हो, हमारे यहाँ पे आजकल वायरसेस की समस्या भी बहुत आ रही है। तो किसान जो कपास की क्वालिटी पहले जो बना पाता था, वो अब नहीं बना पा रहा है, वो सच में नहीं बना पा रहा है। हो सकता है आप ये जो HTBT कर रहे हैं उसकी वजह से अभी नया नया आपको फायदा हो रहा है, बट आमतौर पे पूरे भारतवर्ष के अंदर किसान जो कपास लगाता है, उसकी हालत खस्ता होती जा रही, बड़ी खराब हालत है। तो एक तरफ से सरकार कस्टम ड्यूटी हटा दिया, दूसरी तरफ से हमें तकनीक का अनुमोदन नहीं दे रही है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता है कि कपास को सरकार एक जो ट्रेड होती है ना, जो कमोडिटी ट्रेड होती है, वो बनाना चाहती है। जैसे सोयाबीन, जैसे तेल है, तो तेल का तकरीबन $20 बिलियन, 1.5 लाख करोड़ का तेल का आयात होता है देश में। तो ये आयात कौन करते हैं? उसी तरफ हम कपास का धंधा जा रहा है कि आप आयात करो और बाकी सब भूल जाओ। लेकिन ये हमें महसूस कराना और सरकार को महसूस करवाना हमारे आमदार खासदारों के माध्यम से कि कपास के उत्पादन करने में तकरीबन 60-70 लाख किसानों की फैमिलीज इन्वॉल्व है, उनकी जो आजीविका है। अब आप सोचो, यवतमाल में अगर अपन कपास नहीं उगाएंगे तो क्या उगाएंगे, आप बताओ मुझे, है? अगर कपास नहीं होगा ना, तो अपन घर में चूल्हा नहीं चला सकते, ये हालत हो जाएगी हमारी। तो कपास को हम सोया नहीं बना सकते, कपास को हम दालें नहीं बना सकते, क्योंकि कपास ड्राई लैंड क्रॉप है जो बारिश पे आधारित है। और कपास को हमें बचाना है, नई तकनीक लानी है, और हम सबको मिलके सरकार को ये एहसास करवाना कि भाई इसको आप सोयाबीन तेल वाली कमोडिटी मत बनाओ। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, मैं बहुत लिखता भी रहता हूं। आपको पता है, अभी अगर आप कपास कॉटन के अगर आप कपड़े खरीदने जाओ तो आपको 100% कॉटन का कपड़ा मार्केट में मिलता ही नहीं, और अगर मिलेगा तो वो इतना महंगा होगा कि आप खुद सर खुजलाने लग जाओगे कि यार साले हमसे तो 5,000 रुपए क्विंटल लेके गए थे और ये एक कमीज 5,000 का है जिसमें 100 ग्राम कॉटन होगा या 200 ग्राम होगा। तो ये हालात हो गए। ये क्यों हो गए? क्योंकि
मैंने पिछले काफी सालों से, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली वाली सरकार हो, मैंने देखा है कि सरकारों की जो पॉलिसी है वो सिंथेटिक फाइबर, जो नॉन नेचुरल मैन मेड, जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, उसकी तरफ ज्यादा सरकार का झुकाव, उसकी तरफ ज्यादा झुकाव है। लेकिन जो नाइलॉन और पॉलिएस्टर बनाने वाले तो गिने चुने लोग हैं। कपास उगाने वाले तो 70 लाख किसान और उसकी फैमिलीज इन्वॉल्व है। फिर जिनरीज आ गई, ट्रांसपोर्टेशन का काम आ गया, स्पिंडल वाले आ गए, उसके बाद में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज आ गई, फिर निर्यात होता है। तो कहीं न कहीं कपास को जो तवज्जो देश में मिलनी चाहिए वो घट रही है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से जितने भी किसान, हम देखो हमेशा छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बनती है, तो मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा, आप जब भी किसी से बात करो, किसी से मिलो, तो उनको बोलो भाई कि कपास पे हमें कुछ करना है, कपास के किसानों के लिए हमें लड़ना है, कपास के किसानों को हमें बचाना है, क्योंकि उनकी आजीविका, उनकी परिवार, उनका फ्यूचर, भविष्य सब कुछ कपास के ऊपर ही निर्भर है। और मैं एक चीज और आपको बोलना चाहता हूं, सोना बहुत महंगा हो रहा है, सुनिए ना, कोई बात नहीं। हमारे समाज के अंदर, मैं तो राजस्थान से आता हूं, मारवाड़ से, तो हमारे समाज के अंदर अगर आपने सोना नहीं दिया ना तो कहेंगे साला ये कुछ काम का आदमी नहीं। अभी सारे समाज में ऐसे ही लोग। देखो, ये सोना देने की भावना जो थी ना, वो अपनी बच्ची को अपने मन से अपन कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन अब हम हमारे परिवार को कर्ज में डाल के और हमारी जमीन को गिरवी रख के सोना लेके बच्ची को देना उचित नहीं है। बिल्कुल उचित नहीं है। इसका ध्यान रखना। $15 बिलियन का पिछले कुछ महीना से देश ने सोने का आयात किया। $15 बिलियन का मतलब हो गया तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया आयात किया। मतलब ये सब पैसा बाहर जा रहा है। और ज्यादातर लोग जो अपनी बच्चियों की शादी कर रहे हैं वो अपने या तो घर को या जमीन के एक टुकड़े को बैंक के अंदर गिरवी रख रहे, बेच रहा है। जमीन बिक गई तो आप खत्म हो गए। तो 1 तोला दो, 2 तोला दो, 3 तोला दो, जितना अपने दिल के अंदर इच्छा है इतना करो, लेकिन अपनी जमीन को अपने पास रखना, मत बेचो। और ये बहुत बड़ा खेल है। अभी आप किसी भी आदमी के बैंक के अकाउंट में पैसा नहीं होगा। मेरे को पता है। पहले आपको याद होगा कि हमारे बैंकों में कुछ पैसा तो रहता है। अब हमारे पास पैसा तो रहा नहीं है, हमारे पास सिर्फ अभी जमीनें हैं। और इस भाव से अगर अपन सोना खरीदने गए तो, और बैंकों को या कर्जदार को उस पैसे को वापस करने के लिए अपने पास में जो साधन होने चाहिए ना, वो अपने पास है नहीं, तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। तो ये जो समाज का एक नया स्वरूप बन रहा है, उसमें भी आप लड़ो और आप लोगों को बोलो कि भाई तू अगर है देने वाला तो तू दे, मैं तो नहीं देने वाला। मैं राजस्थान में ये बात करता हूं तो मुझे कहते हैं कि ये तो पागल हो गया क्योंकि हमारे मारवाड़ के अंदर, यहाँ भी मारवाड़ी बहुत हो गया ना, हमारे यहाँ पे बहुत ये पैसा खर्च करते हैं। तो संभल के रहें और कोशिश करें कि जो केसीसी कार्ड है उसका जो पैसा आप बैंक से लेते हो तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में उसको जरूर चुकाओ। केसीसी के डिफॉल्टर मत बनो। थोड़ा सा मैं हट रहा हूं, बट वो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि एक बार आप केसीसी डिफॉल्टर बन गए तो फिर बैंक से इवन लोन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। त्यांचं असं म्हणणं आहे की वो केसीसी में किसान क्रेडिट कार्ड शेतकऱ्यांची गोष्ट म्हणतो, तुम्ही जे पीक कर्ज घेता ते पीक कर्ज घेता तुम्हाला त्याचे हप्ते वेळेत फेडा, त्याचं असं म्हणणं आहे। बहुत जरूरी है किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि अभी 5 लाख रुपए उसकी सीमा हो गई है। 5 लाख रुपए बहुत होता है गांव में, लेकिन इधर नहीं दे रहे। कितना दे रहे हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख 1 एकड़ में 30,000 बस 30,000 बहुत होगा इधर। नहीं, बट केसीसी के तो लिमिट एक लिमिट तय है, लेकिन पर हिसाब से वो तय करते हैं। लैंड होल्डिंग के अनुसार लेकिन जो हमारे यहाँ तो 1.5 लाख का प्रोविजन नहीं आपका स्पाइस। एनीवे, मैं आपको देखो, बात ये नहीं है कि कितना पैसा मिल रहा है, बात ये है कि कोई आपको पैसा दे रहा है बिना जमीन को गिरवी रखे केसीसी के माध्यम से, तो उसका डिफॉल्टर नहीं बनना।
क्योंकि बैंक किसी का नहीं है, बैंक किसी के बाप का भी नहीं, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। बैंक में एक बार अगर आप डिफॉल्ट हो गए, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको साहूकार के पास जाना पड़ेगा और फिर तो हो गया काम। तो आप अभी जैसे आपको ये तकनीक आई है, इसका उपयोग करो, अच्छे से करो, पर जरूर देखो कि जो ये बीज है, ऐसा नहीं हो कि कल खेती की और स्प्रे किया और पौधे ही जल गए, ऐसा नहीं होने का। हम लोग मिलन भाई और सब मिलके कोशिश करेंगे कि भाई इस तकनीक का जल्दी से जल्दी सरकार अनुमोदन दे। आप सब लोग इस प्रोग्राम में आज पधारे, मैं एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर। किसानों के लिए लड़ता रहता हूं। मैंने सरकार के 2 जॉब छोड़े, मेरे इच्छा से छोड़े, और मैं अभी एक साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर नाम की संस्था चलाता हूं। इसका रजिस्ट्रेशन तो एनजीओ की तरफ हो रखा है, लेकिन ये एक ऐसा एनजीओ है जिसके पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो विज्ञान मंत्रालय है उससे हम अनुमोदित है। तो मैं कोई भी वो एनजीओ का काम नहीं करता, मैं खेती के अंदर साइंस और साइंटिफिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। मेरा जितना भी जो प्रोग्राम मैं करता हूँ उसमें 90% जो पैसा है वो सरकारी संस्थाओं से मेरे को मिलता है। जो भी कुछ करता हूँ मैं सरकार के विज्ञान के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें मैं कॉम्पीट करता हूँ। मेरे पास बड़ी टीम है, मेरे पास में काफी लैंड है जिसमें मैं बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और जो भी कृषि के अंदर बड़ी समस्याएं आती है, जैसे मक्का तो आप लगाते हैं, मक्का के अंदर एक फॉल आर्मी वॉर्म करके लट आई थी, जिसको आप क्या बोलते हैं ना, लश्करी अली। जैसे गुलाबी सुंडी है, लश्करी अली बड़ी खतरनाक थी। तो मैंने 2018 में आते ही उसके पीछे पड़ गया और 3-4 साल तक बड़े स्तर के ऊपर सरकार को कि इसके केमिकल कौन से अप्रूवल कराओ, इसको कैसे रोकना है। गुलाबी सुंडी पे मैं अभी हर साल तकरीबन 1000 हेक्टेयर के ऊपर, हेक्टेयर मतलब 2500 एकड़ के ऊपर मैं बड़े स्तर पे पूरे इंडिया के अंदर एक पीबी नॉट टेक्नोलॉजी है जिसमें ये मेटिंग डिसरप्शन, मतलब नर और मादा को मिलने नहीं देता, तो उसके बड़े स्तर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मसालों में जैसे क्यूमिन, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, उसमें जिस किसानों ने अगर कोई नई वैरायटी बनाई है तो उसका मैं सरकार से अनुमोदन करवाता हूँ, उनको बौद्धिक संपदा अधिकार दिलाता हूँ। अगर किसानों ने बहुत सारे अलग अलग किस्मों के बीज इकट्ठे किए हैं तो उनके खेतों में ही जीन बैंक बना देता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि किसान विज्ञान, जैसे अगर मैं कोई भी इक्विपमेंट लेके, अगर मैं ये लेके भी घूम रहा हूं ना, तो जब आप मेरे को देखोगे ना, मैं अगर चाय का कप लेके घूमूंगा ना तो आप बोलोगे साला ये तो चाय वाला है, लेकिन मैं अगर ये लेके घूमूंगा ना तो आपका विश्वास मेरे अंदर बढ़ जाए। तो मैं कोशिश करता हूं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा तकनीक के बारे में उनको खेतों के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं। सॉइल टेस्ट कैसे करना, सैंपल कैसे इकट्ठे करना, इसमें क्या किया जा सकता सच में। और आजकल जो फर्टिलाइजर आ रहा है वो बहुत ही वाहियात आ रहा है बहुत ही वाहियात आ रहा है। आप उसको कट्टे को खोलोगे तो आप देखोगे उसमें है क्या, आप हैरान हो जाओगे। तो उनको मैं कोशिश करता हूं कि भाई अभी आप जो पहले अपन यूरिया डीएपी के चक्कर में पड़े हुए थे उस पर कम लगाओ, और जो अच्छे एनपीके आ रहे हैं अच्छे उनके ऊपर ज्यादा, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करता रहता हूँ। और मैं भारत सरकार की बहुत सारी कमेटीज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनके साथ प्यार से भी काम करता हूँ और उनको डांटता भी रहता हूँ दोनों काम करता हूँ। वो बात भी सुनते हैं, क्योंकि मैं कोई धंधा नहीं करता, मैं बिजनेस नहीं करता। तो जैसे मिलन भाई ये कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसे अगर आप करो तो हर पेपर, देश का बड़े से बड़ा पेपर आपको इसका पब्लिश करेगा। और जब बड़े पेपर के अंदर दिल्ली का माहौल बहुत अलग है, मैं वहां बहुत साल रहा हूं 2015 तक, 1999 से 2000, और मैं बिल्कुल पार्लियामेंट के पास रहता था। कई एमपी आए और चले गए, मैं वहां ही रहा। तो वहां का जो सिस्टम है और यहाँ का जो सिस्टम है ना, उसमें रात दिन का फर्क है। वहां काम कैसे होता है उसके तरीके बहुत अलग है, इसलिए हमेशा काम या तो खासदार का होगा या आमदार का होगा, आम आदमी का काम होता नहीं, क्योंकि हमारी वहां पे पहुंच नहीं। लेकिन मिलन भाई, मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं,
ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये किट मैं लेके आऊंगा आपके लिए, नहीं हम जरूर करेंगे ये कर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। वैज्ञानिक दृष्ट्या शेतकऱ्यांसाठी केलेला आहे. आणि सर, आमचा जो प्रयास आहे हा एवढ्यासाठी आहे, संकट किती आली तरी चालतात. माझ्या जिल्ह्यामध्ये 5.5 लाख एकरवर कापूस लागतो. 5.5 लाख हेक्टरवर कापूस लागतो. आणि या 5.5 लाख हेक्टर कापूस लावणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी संघटनेला कितीही कष्ट करायचं काम पडले, किती आघात आले, तरी शेतकरी संघटना याच्यासाठी आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने सक्षम आहे. मी भागीरथ साहेबांना खूप खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी आम्हाला खूप धीर दिला या तंत्रज्ञानासाठी. त्याबद्दल मी शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने, तुपटाकळी येथील सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने आणि श्रीराम मंदिर संस्थांच्या वतीने त्यांचे खूप खूप आभार मानतो. त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो. पुढील वाटचालीसाठी आम्ही जेव्हा दिल्लीला येऊ, आता आपल्याला तो प्रोग्राम मला सांगायचा अजून सांगतोच, मी सांगूनच टाकतो ते. आम्हाला इथून लगेच आमचे खासदार जे आहे त्या खासदार साहेबांची भेट घ्यायची आहे. त्यांनी मला 3 वाजताची वेळ दिली होती, आता 4 वाजले. तरी ठीक आहे, आपण किती वाजेपर्यंत आपल्याला ते भेट देऊ शकतात. तेव्हा दिल्लीच्या पुढच्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला खासदार साहेबांकडे जायचं आहे. तेव्हा मी साहेबांचे खूप खूप आभार मानतो. माझे मित्र विलास राठोड अकोल्यावरून मला काल संध्याकाळी म्हणाले, आता माझं शक्य नाही, खूप टाईट शेड्यूल आहे. म्हटलं तुम्हाला आता ते यावंच लागणार आहे. भागीरथ साहेब या लागले तर ते म्हणाले, मी सगळं माझं काम सोडतो आणि तुमच्या कामासाठी येतो. मी त्यांनाही खूप खूप धन्यवाद देतो, त्यांनाही खूप आभार मानतो त्यांचे. आणि तुमच्या सर्वांचे आभार आणि यवतमाळ जिल्हा शेतकरी संघटनेचे आभार एवढ्यासाठी मानत नाही की आम्ही सगळेजण, आपण सगळेजण तुमच्या ऋणात राहून हेच काम पुढे नेऊ. धन्यवाद, नमस्कार. मैं आ गया, बहुत ही अच्छा लगा. अब मिलन भाई ये सैंपल कोई लाए या सैंपल?